वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने वुड्स रिएक्शन देखी थी जो कि हायर सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के काम में आती थी। वैसे ही आज एक और सिंथेसिस रिएक्शन देखने वाले हैं हम, कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन। इस कोरेहाउस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, बेसिकली आपके बनेंगे तो एल्केन्स, हायर एल्केन्स बनेंगे, लेकिन सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों ही बना सकते हैं हम। जो वुड्स रिएक्शन का एक ड्रॉबैक आ रहा था, डीमेरिट आ रही थी कि हम उससे सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल बनाने में बाय प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे थे। ऐसा इस केस में नहीं होगा। इसमें आप मनचाही एल्केन बना सकते हैं एप्रोप्रिएट रिएजेंट्स लेकर के। ठीक है। अब वैसे तो ये जो रिएक्शन होती है ये इतनी आसान जितनी दिख रही है, इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, इसलिए हम इसको ट्रिक के थ्रू देखेंगे। वो ट्रिक है हमारी अदनान समी और चूसली के बीच में फाइटिंग। ठीक है। चूसली आपके ब्रूसली का भाई है जो काफ़ी वीक है, और अदनान समी आपने सुना होगा सिंगर को, काफ़ी मोटा है। ठीक है, देखा भी होगा इसे, काफ़ी मोटा है। वो लिफ्ट करा दे गाने में जो आता है। ठीक, तो अदनान समी एंड चूसली वाली ट्रिक से हम इसको समझेंगे। क्वेश्चन इसके थ्रू करेंगे, मैकेनिज्म वगैरह सारा समझाऊंगा, रिएक्शन क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन इससे करना है हमको। ठीक है, फास्ट होगा और जल्दी होगा। देखो, गिलमन रिएजेंट काम में आता है इसके अंदर, जो कि होता है आपका R2CuLi। ठीक है, R2CuLi, R आपका वही एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इसे मैं बोलता हूँ जनरली R2 कुली। ठीक है, R2 कुली। ओके, तो R2 कुली आपका क्या होता है, गिलमन रिएजेंट होता है, जो कि इस कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन में काम में आता है। अब होता क्या है, ये जो R होता है ये इस R के ऊपर अटैक करके X को बाहर निकाल देता है, और R और इस R डैश के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो आपके सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म हो जाती है मनचाही। जैसे आपको अगर अनसिमेट्रिकल बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग R और R डैश ले लो, तो वैसे ही आपके एल्केन बन जाएगी। अब इतनी जितना ये दिख रहा है इसमें स्टेप्स काफ़ी होती है, देखते हैं इसकी स्टेप्स कितनी है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा स्टेप है इसके मैकेनिज्म में। सबसे पहले होता है क्या है, Li का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, और Rx के बीच में हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, जिसमें से R प्लस और X माइनस आपके फॉर्म होते हैं। ठीक, अब होता क्या है, देखिए, इस R प्लस और इस 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिएक्शन होती है। ठीक, तो R प्लस अट्रैक्ट कर जाता है इन 2 इलेक्ट्रॉन को, और क्या बना देता है, एनायन बना लेता है। ठीक है, कार्बेनायन फॉर्म हो जाएगा। इस कार्बेनायन के पास आपके Li प्लस आ जाता है और RLi फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो पहला आपका जो मेजर इसमें बनता है वो बनता है RLi। ठीक, इसके बाद जो CuX रिएजेंट होता है उसके और RLi के बीच में रिएक्शन होती है, और वहाँ बनता है हमारा गिलमन रिएजेंट। ठीक है, RLi और CuX के बीच में जब रिएक्शन होती है तो हमारा गिलमन्स रिएजेंट बनता है R2 कुली। और फिर ये जो R2 कुली है इसकी जब इस एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन होती है तो ये R इसके ऊपर अटैक करके SN2 रिएक्शन करता है। ठीक है, जनरली SN2 रिएक्शन होती है। ठीक, और उसके बाद में ये बाहर निकल जाता है और R और इस R के बीच में बॉन्ड बन जाता है। ये सेम भी हो सकते हैं दोनों R, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए R डैश से एक बार बताया, एक बार सेम R लेके बताया। क्लियर? ये सब कुछ अगर नहीं भी हो पता, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ कभी क्वेश्चन आ जाए बाय चांस स्टेप वाइज तो थोड़ा ध्यान रहे, तो उसके लिए बताया है। बाकी क्वेश्चन में इसका हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर कंफ्यूज हो रहा हो इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली स्लाइड में सारा समझ आ जाएगा। तो मेजर स्टेप्स क्या हुई, एक एल्काइल हैलाइड होता है, Li इथर आके RLi बनाता है उसमें। ठीक है, और ये RLi वापस CuX के साथ रिएक्शन करके हमारा गिलमन्स रिएजेंट बनाता है। ये गिलमन रिएजेंट में ये जो R होता है इस फिर Rx के ऊपर अटैक कर करके आपके हायर एल्केन फॉर्म कर देता है। तो ये मेजर 3 स्टेप होती है, मेजर देखा जाए तो। ठीक, अब ट्रिक कैसे काम करेगी हमारी उस पर देखते हैं कि अदनान समी कैन अटैक चूसली। देखिए, चूसली काफ़ी वीक है, अदनान समी बहुत मोटा है, तो अदनान समी आसानी से अटैक करके चूसली को हरा सकता है। लेकिन चूसली कभी भी अदनान समी पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि वो काफ़ी मोटा होता है। ठीक है, तो वैसे ही है यहाँ पर। देखिए, ये आपके 2 डिग्री वाला कंपाउंड है। ओके, आप सीधा इसको देखा करें और इसको देखा करें, ये 1 डिग्री है। ठीक, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो सीधा सा देखें, ये आपका अदनान समी हो गया 2 डिग्री है, बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, जबकि इसके ऊपर प्राइमरी है आपके ये कार्बन, तो चूसली हो गया ये वाला, ये हो गया अदनान समी। तो ये रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि यहाँ से ये अटैक करके इसमें से एक्स को बाहर निकाल देगा। अब यहाँ देखें, यहाँ पे 1 डिग्री है। ठीक है, और इधर 2 डिग्री है, तो अब ये 1 डिग्री है यानी ये चूसली है। ठीक है, ये अदनान समी है।
तो चूसली अदनान समी पे रिएक्शन नहीं कर पाएगा अटैक करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे इस रिएक्शन में कि प्रोडक्ट बनेगा भी कि नहीं बनेगा और क्या बनेगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं ये रिएक्शन होगी कैसे आगे वाले स्टेप में। सबसे पहले तो ये रिएक्शन हो जाएगी और ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये इधर अदनान है, ठीक है, और ये चूसली है, और इधर ये चूसली है और ये अदनान है, ठीक है। तो चूसली आपका अदनान पे अटैक नहीं कर सकता, उसके कारण ये रिएक्शन नहीं होगी। तो अब इसके ऊपर अपन देखते हैं कि कैसे होगी ये रिएक्शन। तो पहली 2 स्टेप से तो क्या बनेगा, R2 कुली बना देते हैं, और R क्या है इसमें, M2CH, ठीक है। तो पहली 2 स्टेप के बाद ये जो आपका C और इसके ऊपर ये जो Me लगा हुआ है, ठीक है, CMe2 है ना, और HX, ये जो है आपके पहली 2 स्टेप Li ईथर और CuX के साथ जब रिएक्शन करेगा, ठीक, तो हमारा बनेगा R2 कुली। क्या बनता है, गिलमान्स रिएजेंट R2 कुली बनता है। R क्या है हमारे पास, ये R है, ठीक है, ये R है हमारे पास। तो इसको 2 टाइम्स कर दो, ये 2 टाइम्स कर दिया इसको इस तरीके से, ठीक, और कुली। ये पहली स्टेप में बन जाएगा इन दोनों के रिएक्शन के बाद। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट किसके ऊपर रिएक्शन करवानी है, CH3X के ऊपर, ठीक। तो ये हमारा R है, ये रिएक्शन इसके ऊपर अटैक कर सकता है, सीधी सी बात है, और इसको बाहर निकाल देगा। तो फाइनली जो बॉन्ड बनेगा हमारा कैसा बनेगा, देखो ठीक, और ये CH3 आपका। तो इस तरीके से आपने हायर एल्केन फॉर्म कर दी। देखिए आपके पास छोटा एल्केन था पहले, और अभी आपने बड़ा एल्केन बना दिया, ठीक है। इस तरीके से हायर एल्केन मनचाहा हम फॉर्म कर सकते हैं। आप इससे प्रोपेन बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं, पेंटेन बना सकते हैं। उसी तरीके से बस रिएजेंट ले लें और काम हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है हमें कि बड़ा वाला ग्रुप छोटे वाले पे अटैक करता है, अदनान समी चूसली पे अटैक करता है, और जनरली SN2 रिएक्शन होती है ये, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट होती है, 1 स्टेप में ये सारा काम होता है इस कारण। ओके, तो कोरेहाउस सिंथेसिस क्लियर। नेक्स्ट सिंथेसिस पे चलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये आपके वुड्स रिएक्शन जैसी ही होती है सेम, बस इसमें 2Na ईथर की जगह क्या आ जाता है, जिंक डस्ट। डस्ट मतलब थोड़ा पाउडर फॉर्म में होता है जिंक, ठीक है। तो ये भी सेम काम करता है, कपलिंग करने का काम करता है। देखिए 2RX लिया, सेम जैसे वुड्स रिएक्शन में RR बन जाता था, ये Zn लेकर के बना देगा RR, और ये बेटर यील्ड देता है वुड्स रिएक्शन से आपके। और इसका भी मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, मिलता जुलता है, ठीक। इसमें पहले इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ये जो RR होता है ये जिंक के साथ में आपके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। उसके बाद में जब अगेन RX आता है, ठीक, तो फिर ये निकल जाता है उस BRX के साथ Zn। जैसे ये RX आया तो ये Zn और X निकल जाएंगे, बचेंगे आपके RR। ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है उतना मैकेनिज्म इसका, ठीक। तो जिंक डस्ट जब भी आए तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन होगी और कपलिंग हो जाएगी आपके। क्लियर? तो सिंपल सी आपने 3 सिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी है। वुड्स रिएक्शन जो कि सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाती है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन अगेन सिमेट्रिकल एल्केन बनाती है ना, और ये 3 डिग्री वाले भी बना सकती है। वुड्स रिएक्शन 3 डिग्री वाले नहीं बना पाती थी, ये 3 डिग्री वाले भी बना देती है, ठीक है। और बचा आपका कोरेहाउस सिंथेसिस जो आपके मनचाही एल्केन बनवा सकता है। क्लियर? तो कुछ हमने एक्सचेंज रिएक्शन भी देखी, हेलोजन एक्सचेंज, कुछ हमने कपलिंग रिएक्शंस भी देखी, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जहां आप गलती कर जाते हैं या सिमिलर दिखती है और हम उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आते हैं। तो ध्यान से देखें ये वाला सेक्शन। देखिए ये हमने देखा था नाई एसीटोन, फिंकलस्टाइन। नाई से हम याद रखते थे फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, आयोडीन एक्सचेंज होता था इसके अंदर, और प्रोडक्ट क्या बनता था हमारा, जो भी हेलोजन लगा हुआ हो उसकी जगह पे आई आके लग जाता था, ठीक है। ये हमने देख चुके हैं। लेकिन अगर डाई हेलाइड दिए हुए हों, ठीक है, तो डाई हेलाइड में क्या होगा, देखो अगर हम अभी तक जो पढ़ा है हमने उसके अकॉर्डिंग बनाया तो ये ऐसा बनना चाहिए। अब होता क्या है, 2 एडजस्टेंट आई भी आपके स्टेबल नहीं होते हैं, जैसे 2 एडजस्टेंट OH आपके स्टेबल नहीं होते,
या आपके सीधा सीधा बोलूँ तो एक कार्बन पे जैसे दो OH रिपल्शन की वजह से स्टेबल नहीं होते, वैसे ही आपके ये एडजेसेंट आई भी स्टेबल नहीं होंगे रिपल्शन की वजह से। ये काफ़ी बड़ी साइज होती है और साथ में 3 लोन पेयर भी है, तो स्टेबल नहीं रह पाते ये, तो निकल जाते हैं बाहर। और जब निकल जाएंगे बाहर ये दोनों, ठीक है, इनको निकाल देते हैं पहले। ये दोनों जब बाहर निकल जाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, बॉन्ड बनेगा आपका, ठीक है। तो अब ये थोड़ा रिएक्शन होती कैसे है, देखते हैं। ये जो I माइनस होता है यहाँ से, ये इस बेस आकर के इस Cl को लेके जाएगा, Cl प्लस के तौर पे लेके जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, नेगेटिव Cl प्लस अगर गया, Cl प्लस अगर गया यहाँ से, तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, नेगेटिव बनेगा। ये नेगेटिव क्या करता है, इस पॉजिटिव के पास आएगा, यहाँ जो आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव के पास आके बॉन्ड बना देगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ध्यान क्या रखना है हमें, कुल मिला के ध्यान क्या रखना है, जब मोनोहेलाइड हो तब तो सब्स्टिट्यूशन होगा, जब डाईहेलाइड हो तो नाई एसीटोन Na एसीटोन क्या करेगा, एलिमिनेशन कर देगा उनका, क्या कर देगा, उनका एलिमिनेशन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एल्कोहलिक KOH की भी हमने रिएक्शंस देखी थी, है ना। एल्कोहलिक KOH की भी रिएक्शंस देखी थी। क्या करता था ये, E2 रिएक्शन फॉर्म करता था, ठीक है। E2 रिएक्शन कैसे होती थी, आपके एक लिविंग ग्रुप और उसके एंटी वाला H निकल के क्या बनाते थे, डबल बॉन्ड बनाते थे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये प्रोडक्ट बनेगा इस केस में तो। लेकिन NaNH2 क्या करता है, देखिए NaNH2 और भी अच्छा बेस है KOH की बजाय, तो ये क्या करता है, ये भी करेगा एलिमिनेशन, और 2 टाइम्स लिया गया है, 2 टाइम्स लिया गया है। तो अब क्या होगा, देखो ये Cl और इसका एंटी H इधर तो है नहीं, तो इधर से ले लेगा एक H एंटी वाला, ठीक है, इधर से ले लेगा, तो यहाँ दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली दूसरी बार जब आएगा तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप गया और इसके एंटी में H इधर नहीं है, तो इस इधर वाले से H लेके यहाँ बॉन्ड बना देगा। क्लियर है ये बात। तो इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमको, कुछ इस तरीके से दोनों Cl निकल जाएंगे, एक एक साइड वाला H लेकर के, ठीक। अगर इसमें भी आप 2 मोल लेते हैं एल्कोहलिक KOH, आगे अगर एल्कोहलिक KOH और ले लेते हैं हम, ठीक है, तो ये आगे नहीं हो पाती रिएक्शन, आगे एलिमिनेशन ये नहीं कर पाता, ये डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखें, एल्कोहलिक KOH आपका ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता अकेला, या तो एल्कोहलिक KOH के बाद यहाँ NaNH2 ले लूँ तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर NaNH2 ले लिया जाए आगे की स्टेप में, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। या फिर डायरेक्ट आप क्या करो, 2 मोल NaNH2 ले लो अगर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना है आपको तो। क्लियर ये बात। तो ये डिफरेंस समझ में आया इन दोनों रिएजेंट्स के बीच में, ठीक है। और करते हैं कुछ NaNH2 के एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे भी ये क्या करेगा, एक लिविंग ग्रुप और उसका एंटी H ले लेगा और डबल बॉन्ड बना देगा। अगली बार जब एक और बार आएगा तो अगेन एक लिविंग ग्रुप और उसका एंटी H लेकर के एक और बॉन्ड बना देगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये बात समझ में आई। 2 स्टेप में E2 रिएक्शन होती है, ठीक है, 2 टाइम्स होती है। एक बार में ये दोनों निकलेंगे, ठीक है, दूसरी बार में ये दोनों निकलेंगे। समझ में आई ये बात। तो एक बार इन दोनों के निकलने से बॉन्ड बनेगा, एक बार इन दोनों के निकलने से बॉन्ड बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक। सिमिलर केस है यहाँ पर भी, एक बार ये दोनों Br निकल जाएंगे और एक बार ये दोनों Br निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगेन हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो NaNH2 क्या करता है, आपके अच्छा बेस होने की वजह से अगर डबल बॉन्ड भी आ रहा है और फिर भी लिविंग ग्रुप एक और लगा हुआ है तो उसे भी निकाल सकता है, ठीक है। ये डिफरेंस है एल्कोहलिक KOH और NaNH2 के बीच में, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम एक और इसमें छोटी छोटी मोटी बातें में देखेंगे, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। ये होता क्या है, बहुत आसान सा प्रिंसिपल है। मोर रिएक्टिविटी लेस सिलेक्टिविटी, ज़्यादा रिएक्टिव है तो सिलेक्टिव कम होगा, और लेस रिएक्टिव है तो सिलेक्टिव ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, अगर आपको भूख ज़्यादा लगी हो तो फिर चॉइस मैटर नहीं करती, आपके सामने जो पहली चीज़ दिखेगी आप वो खा लोगे, सिलेक्टिविटी कम हो जाएगी आपकी। ये अगर आपको कम भूख लगी है तो ज़्यादा नखरे दिखाओगे, चॉइसेस ज़्यादा बताओगे, घर पे मम्मी ये बना दो वो बना दो, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे भी ये भी ऐसे ही नखरे दिखाते हैं। तो खैर इससे बेटर हम समझते हैं कि काम कहाँ आता है।
काम ऐसे आता है जब आप ऐसे कुछ कंपाउंड्स का मोनोक्लोरिनेशन बनाते हैं और आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना, जितने टाइप के कार्बन होते हैं जनरली उतने हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, या उससे भी ज़्यादा मिलते हैं कई बार, कभी कभी कम भी मिलते हैं जब एच नहीं होता है तो। ठीक है, तो अब इनमें से मेजर कैसे निकाला जाए, ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस से आपके प्रोडक्ट बनते हैं उसमें मेजर कैसे निकाला जाए, है ना। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया कि वो वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है इसमें। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आइए करते हैं कैलकुलेशन। देखें, हमें रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए उसके लिए कि कितने टाइम्स रेट होती है किसी की। जैसे आपके 1 डिग्री पे आके जब क्लोरीनेशन होता है ना, तो उसकी रिएक्टिविटी अगर 1 ले लें हम रेफरेंस के तौर पर, तो क्लोरीनेशन जब 2 डिग्री कार्बन पे होगा तो वो 3.8 टाइम्स फास्ट होता है। ठीक है, और यही अगर 3 डिग्री वाले कार्बन पे क्लोरीनेशन हो रहा है तो 5 टाइम्स फास्टर होता है। ठीक है, इस वाले से। अब देखें बी अगर ब्रोमिनेशन करवाते हैं 1 डिग्री वाले पे और रेफरेंस अगर 1 ले लें, तो जब 2 डिग्री वाले पे ब्रोमिनेशन करवा रहे होंगे तो वो 82 टाइम्स फास्टर होगा। ठीक है, और यही अगर हम 3 डिग्री वाले पे करवाएंगे तो वो 1600 टाइम्स फास्टर होगा। यानी इस केस में तो आपके 3 डिग्री वाला ही स्टेबल आएगा ज़्यादातर केस में, लेकिन यहाँ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है, 1.2 का डिफरेंस है जस्ट। ठीक है, तो क्लोरीनेशन के केस में आप 2 डिग्री 3 डिग्री में देख के नहीं कह सकते कि ये 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, या 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, आपको वो कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। क्लियर, ये टेबल क्लियर है। ये टेबल कभी कभी दी हुई भी आती है, कभी कभी ये डेटा आपको नहीं भी दिया हुआ आता है, तो ध्यान रखें एक। और इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी मिल सकता है आपको बुक वाइज, ये कभी 81 हो जाता है किसी बुक में तो किसी में 82, वो कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, एक्सपेरिमेंटल डेटाज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट बने थे इस वाले कंपाउंड से। ठीक है, यहाँ हमें एच लगा लेने चाहिए क्योंकि अभी इनका यूज़ आने वाला है, और इससे हमें 2 प्रोडक्ट मिले थे क्लोरीनेशन करवाने पर। एक तो मिला था ये वाला, ठीक है, और एक मिला था ये वाला। ठीक है, 2 टाइप के कार्बन है, ये दोनों सेम है प्राइमरी, और ये वाला डिफरेंट है आपका, तो एक बार इस पे लगाया और एक बार इन दोनों में से किसी भी एक पे लगा दिया। क्लियर, अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन किस किस जगह हुआ है, 1 डिग्री वाले पे हुआ है और 2 डिग्री वाले पे हुआ है। क्लियर ये बात, ये 2 डिग्री वाला है, ये 1 डिग्री वाला है। एक बार क्लोरीनेशन 1 डिग्री पे हुआ है, एक बार 2 डिग्री पे हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 1 डिग्री एच कितने हैं हमारे पास, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, 6 है। 2 डिग्री एच कितने हैं, देखिए 2 डिग्री एच कितने हैं, यहाँ पे 2 है। ठीक, 2 डिग्री एच कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। अब देखिए 1 डिग्री एच की रिएक्टिविटी क्या होती थी क्लोरीनेशन के केस में, 1, है ना। क्लोरीनेशन के केस में 1 डिग्री एच की रिएक्टिविटी क्या आती थी, 1 आती थी, पिछली टेबल में हमने देखा। अच्छा, 2 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी क्या आती थी, देखिए 2 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी आती थी 3.8, तो हम इसको 3.8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्लियर, तो ये कितना आया हमारे पास 6, और ये कितना आया 7.6। ठीक है, अब दोनों का टोटल निकालेंगे, टोटल रिएक्टिविटी कितनी है, तो 6 + 7.6 इज़ 13.6। क्लियर, अब निकालना होता है हमें मेजर प्रोडक्ट निकालना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, परसेंटेज कंपोजिशन। वो कैसे निकालते हैं, देखिए इसका जो पार्ट है अपॉन टोटल पार्ट इंटू 100। सिमिलरली इसका भी निकाल देंगे, इसका जो भी पार्ट है 7.6 डिवाइड बाय टोटल पार्ट इंटू 100। क्लियर, आपको सीधा सा दिख रहा है, देखिए ये सब सेम है, नीचे वाला और ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सेम है, तो सीधी सी बात है, ये न्यूमरेटर जिसमें ज़्यादा होगा उसका परसेंटेज कंपोजिशन ज़्यादा होगा। हमें एग्जैक्ट तो पूछा नहीं है कि परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा, एग्जैक्ट पूछते तो हम कैलकुलेशन करते हैं, हमें सिर्फ पूछा है मेजर कौन होगा, तो जिसकी कंपोजिशन ज़्यादा होगी वो मेजर होगा। यानी आपका 2 डिग्री वाला ज़्यादा कंपोजिशन में है, तो ये वाला आपका कंपाउंड क्या होगा, मेजर होगा इसमें। क्लियर है, तो ऐसे निकालते हैं मेजर और माइनर। क्या करना होता है, एच गिन लो आप, 1 डिग्री वाले एच गिन के उसकी रिएक्टिविटी से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 डिग्री वाले एच गिन के उसकी रिएक्टिविटी से मल्टीप्लाई करवा दो। अगर 3 डिग्री पे भी क्लोरीनेशन पॉसिबल है किसी सबस्ट्रेट में, तो 3 डिग्री वाले एच गिन करके उसकी रिएक्टिविटी से मल्टीप्लाई करवा दो। ओके, और नेक्स्ट क्या करना होता है, फिर टोटल निकाल के सभी का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लो इंडिविजुअल। तो इस तरीके से हम मेजर माइनर फॉर्म बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शंस आती है, रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स।
इसमें आपके ये सारे रिएजेंट्स जो हैं, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है जो इस आर एक्स को रिड्यूस कर करके क्या बना देते हैं, एल्केन बना देते हैं, आर एच, ठीक है, एल्केन बना देते हैं एल्काइल हेलाइड से, ये सारे के सारे रिएजेंट्स, ठीक। इसमें से H2 PDPTI वाला सीधी सी ये H2 आपके एक H इधर से आएगा सिन साइड से, दोनों H सिन साइड से आएंगे तो ये RH फॉर्म कर देगा, ये इधर HX फॉर्म कर देगा और ये बॉन्ड आपके टूट जाएगा, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड आपके ब्रेक हो जाएंगे, क्लियर, और ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। तो सीधा सा होता है इसका तो, ठीक। नेक्स्ट आपके जब रेड PHI आता है, ये लाल बादशाह है, ये किसी भी सबस्ट्रेट को, ज़्यादातर सबस्ट्रेट को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, लाल बादशाह इसीलिए कहते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI, है ना। अब इसमें रेड फॉस्फोरस क्यों मिलाते हैं, देखिए HI से आपको पता चल गया होगा कि H तो यही देगा आपके RH को, और ये IX आपके अलग कंपाउंड बना देंगे, ठीक है। अब रेड फॉस्फोरस का क्या काम है यहाँ पर, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ, ठीक। तो रेड फॉस्फोरस को ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़बरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होता है और किसी भी ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक। इसके अलावा जब एक्टिव मेटल्स आपके एसिड या बेस के साथ आती है, या तो एसिड के साथ आए Zn, या फिर आपके बेस के साथ आए, तो वो भी रिड्यूस कर देते हैं, सीधी सी बात है। एसिड वगैरह क्या दे देंगे वहाँ पर, H दे देंगे, ठीक है, और RH बना देंगे आपका। सिमिलरली ये भी ऐसे ही करेगा, H मिल जाएगा इसको। और ये होते हैं आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम LiLH4, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके। ये SbH सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड डोनर होते हैं, दोनों के दोनों H- डोनेट कर सकते हैं। और ये है आपके ट्राइफिनाइल, है ना, ट्राइफिनाइल, देखिए ट्राइफिनाइल कैसा होगा, PH3 होगा, ठीक है, T14 है SN और H। तो ये आपके, ये भी काफ़ी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और X को निकाल के क्या बना देते हैं, RH बना देते हैं। इनकी थोड़ी अब डिटेल में बता देता हूँ, जैसे H2 की बताई थी आपको, वैसे ही एक रेड PHI की बताता हूँ, और इन तीनों के बीच में भी डिफरेंस आपको शो करता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें रेड PHI की, तो होगा क्या, ये RX है, ठीक है, इसके साथ HI आया रिएक्शन करने, क्या करेगा, RH में कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है। और साथ में अब क्या करेगा, जैसे अगर मान लो यहाँ पर I आता है ना, इस X की जगह अगर क्या होता, I होता है यहाँ पर, तो अब यहाँ पे ये क्या बनता, I2 बनता है इस केस में, ठीक है। अब होता क्या है, I2 अगेन इसके साथ रिएक्शन करके दोबारा इधर ये बैकवर्ड रिएक्शन करने लग जाता है, ठीक है। तो इस I2 को आपके वीक करने के लिए, इसकी रिएक्टिविटी को रिएक्शन करवाई जाती है रेड फॉस्फोरस के साथ, जहाँ पर ये P+I2 बनाकर क्या बना देता है, PI3 बना देता है, जो कि आपके एल्केन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। PI3 आपके एल्केन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, इसीलिए हम क्या मिलाते हैं, HI के साथ थोड़ा रेड फॉस्फोरस भी मिलाते हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन पता होना चाहिए कि क्यों मिलाया किसी रिएजेंट को हमें, ठीक है। तो रेड PHI बहुत ही शानदार रिड्यूसिंग एजेंट, जो किसी भी ग्रुप को आपके एल्केन में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं LiLH4 की, LAH की, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, और आपके NaBH4 की, सोडियम बोरोहाइड्राइड की, ठीक। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, ये जो एल्यूमिनियम है 4 हाइड्राइड से घिरा हुआ रहता है आपके, ठीक है, इस तरीके से, सिर्फ नेगेटिव पार्ट बना रहा हूँ, है ना, Li+ साइड में रखा रह जाएगा इसके पास, और इधर क्या होगा, NaBH4 में B आपका 4 हाइड्रोजन से सराउंड होगा, ठीक है, और सोडियम आपका प्लस साइड में रखा हुआ रहेगा, इसमें भी ये माइनस चार्ज इस पे आएगा पूरे पे, ठीक है। इधर आपके क्या रहेगा, Li+ रहेगा, और इधर क्या रहेगा, Na+ रखा हुआ रहेगा, ठीक। ये वैसे लेफ्ट साइड लिखने चाहिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो होगा क्या, सीधी सी बात है, इधर ये नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, आपके मेटल के ऊपर आता है, एल्यूमिनियम के ऊपर आता है, ठीक है, मेटल के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो सीधी सी बात है वो हाईली अनस्टेबल होगा, वो निकालना चाहेगा उस माइनस चार्ज को, तो फटाफट हाइड्राइड निकाल के दे देगा, और अच्छे से हाइड्राइड निकाल के दे देगा जल्दी से, तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल और अच्छा बेस हुआ, है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह वर्क किया इसने, ठीक है।
इधर आपके क्या होता है, इस बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है जो कि आपके मेटल में नहीं गिना जाता, ठीक। तो इधर स्टेबल रहेगा नेगेटिव चार्ज, तो इधर H माइनस उतना रेडिली नहीं निकालेगा ये, ठीक है। थोड़ी रिएक्टिविटी इसकी कम होगी, तो मैं उल्टा राइट लगा देता हूँ इस पर, ठीक है, ताकि ध्यान रहे कि थोड़ा उतना अच्छे से नहीं निकालता, फास्टली नहीं निकालता जितना ये निकालता है। तो ये एक तरह से वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ, ठीक है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ। अब होता क्या है, देखिए जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारा होता है तो वो आपके 3 डिग्री पे रिएक्शन नहीं करता, 3 डिग्री पे एलिमिनेशन कर जाता है वो, है ना। टर्शरी प्रीफर्स ऑलवेज एलिमिनेशन, ठीक। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री को तो कर देगा रिड्यूस, एल्काइल हेलाइड्स को, लेकिन 3 डिग्री वाले को नहीं कर पाता। यही अगर SBH की बात करें तो देखिए वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल में हमने देखा है SN1 रिएक्शन में आते थे वीक न्यूक्लियोफाइल्स, जो कि आपके प्राइमरी वालों के साथ रिएक्शन जनरली शो नहीं करते हैं, ठीक है, और 2 डिग्री 3 डिग्री पे बहुत अच्छी रिएक्शन शो करते हैं, ठीक। तो LH आपका 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और आपके SBH आपके 1 डिग्री वाले के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, रीज़न आपको बता दिया है। साथ ही एक और चीज़ है, देखो ये H माइनस क्यों जल्दी दे देता है, देखिए यहाँ पे 3p ऑर्बिटल है ना, 3rd पीरियड का है और ये 1st पीरियड का, ठीक। तो यहाँ पर इनके बीच में गैप ज़्यादा है ऑर्बिटल्स के। यहाँ पर देखिए ये 2nd पीरियड का और ये 1st पीरियड का, तो यहाँ पर गैप कम है, यहाँ पर क्या है, गैप कम है इन दोनों के बीच में, ऑर्बिटल्स के बीच में, है ना। ये 1 आपके 1st पीरियड, ये आपके 2nd पीरियड, जबकि ये आपके 1st पीरियड और ये 3rd पीरियड, तो काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, जबकि यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसकी वजह से भी H माइनस थोड़ा जल्दी नहीं देता है ये, ठीक है। इधर वीक बॉन्ड रहता है तो जल्दी दे देता है। क्लियर ये बात, समझ में आया क्यों ये 3 डिग्री के साथ रिएक्शन रिड्यूस नहीं कर पाता एल्काइल हैलाइड को, और ये क्यों 1 डिग्री को रिड्यूस नहीं कर पाता। और रही बात आपके ट्राइफिनाइल टिन, ठीक है, हाइड्राइड की, ओके, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों को ही रिड्यूस कर देता है, तीनों को ही रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस ध्यान रहेगा, क्लियर। एक बार और लिख देता हूँ तीनों के बीच में डिफरेंस आपके LH SBH और ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड के बीच। ये अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की यहाँ टेबल बना दूँ मैं, तो ये आपके 1 डिग्री और 2 डिग्री को रिड्यूस कर देगा, 3 डिग्री के साथ एलिमिनेशन कर देगा, ठीक है, जबकि ये 1 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और 2 डिग्री 3 डिग्री को रिड्यूस कर देगा। इधर TPTH आपके तीनों को रिड्यूस कर देगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स थे कुछ, जिनकी जो बेसिक बातें थी वो मैंने बताई आपको। तो यहाँ हमारा रिएक्शन का पार्ट काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है ना। एक हुंस-डिकर रिएक्शन कभी कभी आ जाती है इसमें, हुंस-डिकर रिएक्शन, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले में बता दूंगा। हुंस-डिकर रिएक्शन जनरली सिलेबस में नहीं है, JEE एडवांस वगैरह में तो कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी बता देंगे क्योंकि कभी कभी आ जाती है उसकी वजह से, ठीक। तो ये था हमारा रिएक्शन वाला पार्ट एल्काइल हैलाइड का। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।